हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में बेटा मैं एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का नया लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ, विच इज लिविंग वर्ल्ड। और ये चैप्टर बेटा बहुत आसान है, लेकिन इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आप गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कॉम्पिटिटिवली बहुत पीछे हो जाओगे अगर आपने एंट्रेंस के अंदर, नीट के पेपर के अंदर इनमें से क्वेश्चन गलत किए, क्योंकि बाकी बच्चे ये क्वेश्चन ठीक करके आने वाले हैं। तो एक बारी जल्दी से वो सारी स्टेटमेंट्स देख लो, और मैं कुछ ऐसी भी स्टेटमेंट्स आपको आज की क्लास में कराने वाला हूँ जो कि पक्का, अगर आपको लिविंग वर्ल्ड रिवाइज किए हुए टाइम हो गया है तो आज की क्लास में आपको नहीं लगेगी, और पक्का आपको ये बात फील हो जाएगी कि अगर मैं ये लेक्चर नहीं देखता या देखती तो मेरा ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में गलत हो जाता, और कॉम्पिटिटिवली पता नहीं हम कितना रैंक पीछे हो जाते। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बेटा ये लेक्चर हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चेक कर लो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है, जो कि आएगी। ठीक है, आपको वीडियो हेल्प करेगी, पक्का अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना बेटा। अपने दोस्तों को बताओ कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर अ ट्विन कैरेक्टर ऑफ विच कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ट्विन कैरेक्टर किस चीज के हैं बेटा? ये ग्रोथ। तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर कौन आ गए बेटा? इंक्रीज इन मास हो जाए या इंक्रीज इन नंबर हो जाए, तो ये ट्विन कैरेक्टर हैं किसके? ग्रोथ के। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट आर अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सच बात है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये एक लिविंग फीचर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ट्रू। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, चैप्टर में नहीं दिया लेकिन चैप्टर से शुरू होने से पहले दिया हुआ है। ट्रिपल क्राउन ऑफ क्या दिया है? बायोलॉजी। और डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोला गया। तो अर्नस्ट मेयर, ई मेयर, ठीक है, याद रखना इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है द बिगेस्ट स्पिन ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडी was the recognition of sharing of similar character among living organism both। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं जो हमसे गलती हो सकती है। both horizontally एंड वर्टिकली। ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये क्या बात हुई सर? ये बायोलॉजी में कब से आने लगा? और ये तो पता ही नहीं है हमको, अगर पढ़ा भी था तो उतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं कि समझ में आ रहा है, समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहा है। तो देखो, टेक्सोनॉमी स्टडी का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर कर सकते हो, उनकी सिमिलैरिटीज को स्टडी कर सकते हो। क्या मतलब होता है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, जरा समझना। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसको हम कहते हैं वर्टिकल कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफर होना। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम जनरेशन में। अब अगर आप टेक्सोनॉमी के लेवल पे बात कर रहे हो तो एंसेस्टर्स और नीचे आने वाली ब्रांचेस में जब आप कैरेक्टर को कंपेयर करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टडी। और हॉरिजॉन्टल स्टडी मतलब विद इन स्पीशीज या सेम लेवल के ऑर्गेनिजम्स को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसको बोलते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया वर्टिकली और सिमिलैरिटी। इसी को जेनेटिक्स की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे पेरेंट्स से मेरी बॉडी के अंदर मैं कैरेक्टर को मैच कर रहा हूं, सेम को, तो ये मैं वर्टिकली चेक कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफर। लेकिन अगर मैं अपनी बहन से या अपने भाई से अपने कैरेक्टर को चेक कर रहा हूं तो मैं यहां पर हॉरिजॉन्टली चेक कर रहा हूं कैरेक्टर्स को। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब क्या है। अदरवाइज ये स्टेटमेंट पढ़ लो भाई, पढ़ ली एक बारी, बहुत ही बढ़िया, नीट के पेपर में आ गई तो मेरे को थैंक यू बोलोगे तुम। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। नेक्स्ट देखो, अर्ली मैन कुड इजीली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सच, क्योंकि अर्ली मैन को उतना क्राइटेरिया नहीं था, पता नहीं था, तो वो सिंपल टर्म्स में कहते थे ये चल रहा है एनिमल बोल दो, नहीं चल रहा प्लांट बोल दो, सिंपल सा फंडा है। लेकिन आज हमको पता है कि एनिमल, प्लांट, लिविंग, नॉन लिविंग, ये सब चीजों को पता करने में, ठीक है, कि ये सब चीजों को पता करने में बहुत ज्यादा हमको क्या है, बहुत सारी क्राइटेरियाज को चेक करना पड़ता है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, इन चीजों को टेस्ट करना पड़ता है। तो ट्रू है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। ज्यादा आगे बढ़ते हैं, आप ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए इस पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस। हायर एनिमल्स में, ये भी बिल्कुल सही बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर प्लांट्स और एनिमल में ग्रोथ अलग चीज होती है और रिप्रोडक्शन अलग होती है। क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, सेम चीज होती है यूनिसेलर में। मैं बोल रहा हूं अमीबा ने ग्रो किया या अमीबा ने डिवाइड किया, सेम बात। बैक्टीरिया ने ग्रो किया या बैक्टीरिया ने डिवाइड किया। जैसे मैंने बोला मेरी बॉडी में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो हाउ बैक्टीरिया ग्रोज? बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ। तो डिवाइड करना और ग्रोथ होना यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सेम चीज होती है, जबकि मल्टीसेलर हायर प्लांट्स के अंदर अलग अलग चीजें। ग्रोथ इज अ डिफरेंट थिंग, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है बॉडी का, बायोमास बढ़ रहा है, फ्रेश वेट बढ़ रहा है, ड्राई वेट बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये ग्रोथ हो गया।
जबकि गैमेट्स बने उसके बाद उसने फर्टिलाइज किया और आगे बढ़ा, दैट इज व्हाट, दैट इज रिप्रोडक्शन। या नया ऑर्गेनिज्म बन गया एसेक्सुअली सेक्सुअली, वो रिप्रोडक्शन है। चलो आगे देखो, व्हाट इज द कॉमन मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन अमंग द फंगस, फिलामेंटस एल्गे एंड प्रोटोनिमा मोसिस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, क्या चीज कॉमन है। अब आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी होगी लिविंग वर्ल्ड में तो आगे वाले चैप्टर्स में भी आंसर कर सकते हो आप, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। अगर इस चैप्टर में स्टेटमेंट पढ़ी थी तो सोचना ही नहीं पड़ेगा कि तीनों में क्या चीज कॉमन है, किसमें, फंगस में, फिलामेंटस एल्गे में और प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस में, तीनों में क्या चीज कॉमन है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो आंसर विल बी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तीनों के अंदर एकदम कॉमन है। तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसे टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि तीनों में कॉमन होता है। चलो आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि वर्कर हनी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती है, म्यूल, ठीक है, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है। म्यूल को कैसे बनाया जाता है आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, कौन सा हॉर्स, मतलब कौन से जेंडर का हॉर्स और कौन से जेंडर का डोंकी लेके बनाया जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये आप बताओगे आंसर, ठीक है। तो ट्रू है बिल्कुल स्टेटमेंट। और दूसरा, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते, उनके चक्कर में हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गे एंड अमीबा, ए सिनोनिमस टू बी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं वही बोल रहा हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सी दो चीजें सिनोनिमस होती हैं, एक की जगह पे दूसरे को लिखा जा सकता है। तो दैट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड बी इज ग्रोथ। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को एक की जगह पे दूसरा लिखा जा सकता है, कोई भी शक वाली बात इसके अंदर नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आपको बोल रहा है बेटा कि ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग फीचर। बिल्कुल सच बात है बेटा, ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कुछ ग्रो करती हैं, जैसे आपके माउंटेन्स, तो माउंटेन्स डू ग्रो, ग्रोथ तो कर ही रही है ना, वो एक्सटेंसिव ग्रोथ है, बाहर से होने वाली है, बट ग्रोथ तो है, तो इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइजेज एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। बिल्कुल सच बात है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है लिविंग सिस्टम इज एन इंटरेक्टिव सिस्टम, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम है जो अपने आप को मेंटेन कर सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरैक्टिव? अगर मैं सोचूं कि मेरे हार्ट की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे एक एक कार्डियक सेल में है, बिल्कुल नहीं। क्या एक एक कार्डियक सेल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, जबकि हार्ट एज अ होल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी दिखती है एक ऑर्गन में वो तब दिखती है जब सेल्स और टिश्यू मिलके करते हैं, ठीक है, टिश्यू मिलके आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्शन की वजह से वो प्रॉपर्टी दिखती है। वो यही बोल रहा है कि एक टिश्यू की प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट सेल में नहीं होगी, तो फिर वो प्रॉपर्टी आई कैसे, वो प्रॉपर्टी आई अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द सेल्स। तो सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे आई। देख रहे हो कितनी डीप स्टेटमेंट है, इतना आसान चैप्टर है लेकिन इतनी डीप स्टेटमेंट है कि असर्शन रीजन में आपको बिल्कुल फंसाया जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन बना तो। आगे देखो, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन अगर आपने देख ली तो बहुत ही बढ़िया। तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं दो प्रकार का होता है, अगर टूट रही हैं चीजें तो कैटाबॉलिज्म, जुड़ रही हैं तो एनाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा है, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है बेटा कहां पे, कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑब्वियस है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस में रिस्पॉन्ड करनी, जैसे अभी मुझे गर्मी लग रही है तो पसीना आ रहा है, ठीक है, बट आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो करनी ही करनी है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि जरूरी हो आप लोग भी। तो क्या करना है बेटा, कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है, पॉइंट टू बी नोटेड होता है। नाउ द पेशेंट ब्रेन डेड हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, ट्रू, ठीक है। ब्रेन डेड जिसको कॉमा कंडीशन कहते हैं उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ए इफेक्ट्स, अच्छा ए मतलब डैश, डैश इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। तो बेटा फोटो पीरियड, फोटो पीरियड, फोटो पीरियड। तो जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है, जो कभी कुछ एक पर्टिकुलर सीजन है जब जितने टाइम में ब्रीड करेंगे, तो ह्यूमंस तो ऑल टाइम ब्रीडर है ना, हर वक्त ब्रीड करता है, जबकि सीजनल ब्रीडर्स कैसे पता चल रहा है कि क्या बात है जो इफेक्ट करती है उनकी बॉडी को, तो फोटो पीरियड, लाइट का ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डे लेंथ वो डिटेक्ट कर पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फोटो पीरियड बोलते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, ए क्या हो गया, जेनेरिक नेम, जीनस का नाम, और बी क्या हो गया, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट। तो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, तो दो कंपोनेंट्स का बना होता है, पहला जीनस का नेम फिर स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज का नेम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर? ये तो लिख ही लोगे वैसे तुम, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर,
लिख लेना बेटा, है ना। तो ये तो आपको आता ही होगा वैसे, बट स्टिल रिवाइज कराना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और रिवीजन ही हम कर रहे हैं, हम कंसिडर नहीं कर सकते। हाउ मेनी स्पीशीज आर नोन एंड डिस्क्राइब टिल नाउ, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन आपकी एनसीईआरटी लिखती है ये, एज अ टेस्ट स्टेटमेंट है। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ दिस रेफर टू एज, तो कितने नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटी को ही क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी। और मैं आपके लिए बायोडाइवर्सिटी जो इकोलॉजी का चैप्टर है 12th क्लास की, उसकी वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी सब अपलोड कर चुका हूँ, सारी गन शॉट्स, तो आपको तो अब अच्छे से पता है, वहाँ पे भी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। नेक्स्ट, इन प्लांट साइंटिफिक नेम एंड आर बेस्ड ऑन एन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड बाय आईसीबीएन। और एनिमल जूलॉजी के लिए क्या यूज होते हैं, एनिमल्स के लिए आईसीजेडएन, वही इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट हो गया, बोथ द वर्ड in biological name when hand written are separated, underline and printed in italics to indicate their Latin origin। क्यों, क्या इंडिकेट करता है, ये सारे रूल्स क्यों है कि जेनरिक नेम का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, जीनस स्पीशीज को अलग अलग लिखना होगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा, टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में लिखना है, ये सब कौन है, क्या क्या चीज है ये, तो ये रूल इसलिए रखे गए क्योंकि आपको लैटिन ओरिजिन दिखाना है इनका, तो और लैटिन ओरिजिन टू इंडिकेट लैटिन ओरिजिन, ठीक है, लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए। नेक्स्ट आपको बोल रहा है बेटा, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरल इन लैटिन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज एंड रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स, ठीक है, इटैलिक्स। आगे देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा ऑन द बेसिस एंड कैरेक्टर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन याद कर लो जी, याद क्या मतलब, रीड कर लो एक बार, आ गई तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल system, how the first letter of the first word and first letter of the second word in the name is written। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाइनोमियल सिस्टम में सबसे पहला लेटर कैसा होता है बेटा, तो फर्स्ट लेटर विल बी व्हाट, कैपिटल, 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 और सेकंड कैसा लिखा जाता है, स्मॉल, ठीक है, याद रखना है। तो पहला हो गया कैपिटल, दूसरा हो गया स्मॉल। चलो आगे देखो, व्हाट इज एल्सेटियंस, एल्सेटियंस ये है बेटा डॉग ब्रीड्स का एक टाइप है, डॉग ब्रीड्स, डॉग ब्रीड्स याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया था बेटा, तो इस चैप्टर के उस्ताद जी, कौन है उस्ताद जी इस चैप्टर के, कार्लोस लीनियस, याद रखना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लोस लीनियस, पॉइंट टू बी नोटेड। द वर्ड सिस्टमैटिक्स किसने दिया था, पहले तो ये बता दो, तो सिस्टमैटिक्स टर्म भी किसने दिया था, कार्लोस लीनियस ने दिया था। लेकिन ये पूछ रहा है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, है ना। सिस्टमैटिक्स का मतलब ही यही है कि सिस्टमैटिक, सॉरी, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट किसका, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्लैश टेक्सोनॉमिक ग्रुप आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन, बिल्कुल सच बात है बेटा। जब भी आप टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हो, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब जो पूरी की पूरी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो इसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के नहीं बना दी गई है, ये बायोलॉजिकल और साइंटिफिक ग्रुप्स हैं जिनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को आप आपस में मैच करते हो, तब जाके सेम कैटेगरी में रखते हो या अलग कैटेगरी में रखते हो। तो वही बात है कि बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल है ये और मेयरली मॉर्फोलॉजिकल, बाहर से देखने में जैसे ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं उनको सेम नहीं रख दिया, राइट। देखो अब इधर, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी, तो बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी में आपको तीन बेसिस याद रखने की, टेक्सोनॉमी करोगे कैसे, तो टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद थ्री थिंग्स, पहला आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये तीनों याद रखना आपको, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ये तीनों याद रखने। तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इसके साथ एक और आ जाता है कैरेक्टराइजेशन। अरे आइडेंटिफाई तो तभी कर पाओगे ना जब कैरेक्टर लिख पाओगे, तो आप कैरेक्टर लिखोगे उसी के बाद क्या हो पाएगा, ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो पाएगा। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन डैश ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है वो किस चीज पर डिपेंड करती थी बेटा, वो करती थी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, कि एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को हम उनके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे क्लासिफाई करते थे कि ये हमारे लिए जरूरी है तो ये डोमेस्टिक एनिमल हो गया, ये नहीं है ये वाइल्ड एनिमल, तो अलग अलग इकोनॉमिक की इनसे क्या निकाला जा सकता है उस बेसिस पे भी करते थे। नेक्स्ट आपको बोल रहा है जीनस कंप्राइजिंग अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन, तो सच बात है, कंप्राइजिंग टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा, बिल्कुल ट्रू, सच स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, चेक कर लेना। नेक्स्ट बोल रहा है फेलिडे एंड फेलिस, नहीं फेलिस होगा, फेलिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो फेलिडे जो है बेटा, ठीक है, जो फेलिडे है दैट इज नथिंग बट फैमिली, फैमिली जिसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर एक तो पेंथेरा आता है और एक फेलिस आती है, ठीक है, पेंथेरा और फेलिस क्या है बेटा, जीनस, जीनस,
ठीक है, याद रखना है। तो फेलिडे इज द फैमिली एंड फेलिस इज द जीनस ऑफ कैट्स। पैंथेरा किसका जीनस होता है? पैंथेरा बिग कैट्स का, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब आते हैं पैंथेरा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो गया? राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। तो ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, पोटैटो का साइंटिफिक नेम बताना है आपको। तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम हो गया सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, पता है आपको ऑलरेडी। लेपर्ड का बताओ तो पैंथेरा, पैंथेरा पार्डस, पार्डस। ठीक है, पैंथेरा पार्डस। नेक्स्ट सोलेनम, पिचूनिया एंड दतूरा, जीने तीन जीनस हैं, बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, सोलेनेसी, सोलन यहाँ से आया, सोलन ए सी ई ए ई, सोलेनेसी, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज कंस्टिट्यूट द स्पीशीज। क्या कंस्टिट्यूट करती हैं ये? स्पीशीज कंस्टिट्यूट करती हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregation of characters। बिल्कुल सच बात है, ट्रू। तो मेरे को तो कुछ गलत दिख नहीं रहा है इसके अंदर। उसके बाद फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स along with mammals constitutes the next higher कैटेगरी और क्लास, सॉरी, हायर कैटेगरी कॉल्ड एज। तो ये सब क्या किसको बिलोंग करते हैं बेटा? तो दे बिलोंग्स टू द सेम फाइलम जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, दे बिलोंग्स टू द सेम फाइलम कॉल्ड एज कॉर्डेटा। एज वी गो हायर, ठीक है, फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, देन व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इज गोइंग टू डिक्रीज, डिक्रीज। तो ऐसे सोचो ना कि जैसे स्पीशीज की बात कर लो तो होमो सेपियंस, सेपियंस में सारे ह्यूमंस आते हैं, बस ह्यूमंस के अलावा और कोई नहीं। जबकि किंगडम में तो एनिमलिया, ये बिलोंग्स टू किंगडम एनिमलिया, हमारे साथ मच्छर भी आ रहा है, सोचो, कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं। ठीक है, तो किंगडम के लेवल पे सिमिलैरिटी ज्यादा पास है स्पीशीज के लेवल पे, स्पीशीज। तो आप जितना ऊपर जाते रहोगे उतना सिमिलैरिटी क्या होती रहेगी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, थोड़ा कम होता रहेगा। जितना नीचे रहोगे स्पीशीज के पास उतना ज्यादा सिमिलैरिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, आगे देखो, किंगडम बना है फाइलम से, वो बना है किससे? क्लास, फिर ऑर्डर, फिर किससे बना है ऑर्डर? फैमिली, फैमिली बनी है जीनसेस को मिला के, जीनस बना है स्पीशीज को मिला के। सो दिस इज क्लासिफिकेशन विद इन क्लासिफिकेशन, मतलब एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप, दूसरे के अंदर तीसरा ग्रुप, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहा है फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन बताना है। कॉर्डेटा एनिमल को बिलोंग करता है, कार्निवोरा, मेमिलिया सब एनिमल के हैं। सोलेनम जो है बेटा ये क्या है? सोलेनम जीनस है किसका? प्लांट्स का। तो ऑड वन आउट में ये ऑड वन आउट आ गया सोलेनम। नेक्स्ट, हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी फॉर डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप और द टेक्स्ट ऑन द सेम लेवल, बिल्कुल ट्रू। जितना ज्यादा ऊपर रहोगे कैटेगरी में उतना ज्यादा रिलेशनशिप पहचानना मुश्किल होगा। ऐसे मच्छर और मुझे देख के कौन बता पाएगा रिलेशन क्या है? ठीक है, सेम ग्रुप है कि नहीं है। तो इसलिए आप जितने बड़े ग्रुप में होगे, जितना ऊपर होगे, उतना ज्यादा फीचर्स को कॉमनली पहचान पाना मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है मैच कर लो, ये तो बहुत आसान हो गया। मैन होमोसेपियंस ढूंढो, ए लगा दो। नेक्स्ट आपको कह रहा है हाउस फ्लाई, तो मस्का डोमेस्टिका ढूंढो, बी लगा दो। मैंगो पूछ रहा है तो मेंजिफेरा इंडिका, सी लगा दो। वीट पूछ रहा है तो डी लगा दो। नेक्स्ट, अब ये देखो जरा क्या बोल रहा है। मैन होमोसेपियंस, जीनस होता है होमो, फैमिली होती है होमिनिडे, ऑर्डर होता है हमारा प्राइमाटा, क्लास क्या है हमारा? क्लास है मेमेलिया। हमारे में फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, फीमेल को नरिश करने के लिए, तो मेमेलिया। उसके बाद मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। मस्का जीनस हो गया, डोमेस्टिका तो स्पीशीज ऑलरेडी पता है। डिप्टेरा ऑर्डर हो गया, इंसेक्टा हो गई क्लास, तो डिवीजन या क्या हो गई? डिवीजन या फाइलम क्या हो गई? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बीच के भी याद रखना, इनमें से किसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे डिप्टेरा पे पूछ सकता है, मस्कीडे पे पूछ सकता है। मस्का डोमेस्टिका फैमिली है मस्कीडे। ठीक है, ए ई लग रहा है नाम में तो वो फैमिली है, याद रखना। आटा आटा लग रहा है, ठीक है, ए लग रहा है एंड में, तो क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट, मैंगो, मेंजिफेरा इंडिका, मेंजिफेरा फैमिली हो गई एन कार्डेशी। ठीक है, ऑर्डर हो गया सेपाइंडेल्स, क्लास क्या हो गई बेटा? तो डाइकोटिलिडने, डाइकोटिलिडने, डाइकोटिलिडने। ठीक है, और आपका फाइलम हो गई एंजियोस्पर्म। वीट हो गया ट्रिटिकम एस्टिकम, ट्रिटिकम हो गया आपका क्या? जीनस। फैमिली क्या होगी बेटा इसकी? फैमिली होगी पोएसी, पोएसी, याद रखना है, पोएसी। तो ट्रिटिकम एस्टिकम एस्टिवम, वीट बिलोंग्स टू द पोएसी फैमिली। ऑर्डर हो गया बेटा पोएल्स, क्लास हो गया मोनोकॉटिलिडन, और डिवीजन या फाइलम हो गया एंजियोस्पर्म में। तो आपको इतना जरूर याद रखना है। और ये वाला चार्ट और ये वाला चैप्टर इसके साथ पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया आपका। इतना भी देख के चले जाओगे पेपर के अंदर, नंबर नहीं कटेगा, यहीं से आना है जो आना है। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।
ठीक है, हमने डाइवर्सिटी भी पूरा का साथ में कंप्लीट मतलब स्टार्ट कर ही दिया है अपना साथ में, ठीक है। बाकी अगली क्लास तक मिलते रहो बेटा, पढ़ते रहो, और अगली क्लास में हम डाइवर्सिटी का ही आगे के चैप्टर्स करेंगे जिसकी आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से। और ये अभी कराने का रीजन भी इसीलिए है कि तुरंत याद होगा और आपको अच्छे से रिवाइज होके पेपर में याद आ जाएगा कि अभी तो पढ़ा है सर ने 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो बहुत अच्छा जाने वाला है पेपर। टेंशन मत लो, अपने लेवल पे तैयारी पूरी अच्छे से कंप्लीट रखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।